अध्याय 1 लेखांकन एक परिचय भाग 8 कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग। अब हम जानते हैं लेखांकन के आधारभूत शब्द। इसके अंतर्गत नंबर 8 आय इनकम। आय का व्यय पर आधिक्य आय कहलाता है। आय बराबर आगम माइनस व्यय। आय ज्ञात करने के लिए आगम में से व्यय घटा दिया जाए तो आय ज्ञात हो जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे रुपये 5,000 रुपये की लागत का माल रुपये 7,000 में बेचने पर प्राप्त रुपये 2,000 अतिरिक्त राशि आय कहलाती है। नंबर 9 लाभ प्रॉफिट। एक लेखांकन अवधि में समस्त व्ययों पर कुल आय का आधिक्य लाभ कहलाता है। लाभ से पूंजी में वृद्धि होती है। वर्ष का कुल लाभ ज्ञात करने के लिए वर्ष का कुल लाभ बराबर कुल आय माइनस कुल व्यय। अगर कुल लाभ में से कुल व्यय घटा दिए जाएं तो वर्ष का लाभ ज्ञात हो जाता है। नंबर 10 हानि लॉस। किसी लेखांकन अवधि में कुल आय पर कुल व्यय का आधिक्य हानि कहलाता है। हानि से पूंजी में कमी होती है। वर्ष में हानि बराबर कुल व्यय माइनस कुल आय। जब हमारे व्यय अधिक होंगे और आय कम होगी तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय को हानि होती है। नंबर 11 वस्तु या माल गुड्स। व्यापार में जो वस्तु पुनः विक्रय कर लाभ कमाने के उद्देश्य से अथवा वस्तु के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में क्रय की जाती है वस्तु या माल कहलाती है। उदाहरण के लिए कपड़े के व्यापारी द्वारा खरीदा गया कपड़ा, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर, तेल मिल द्वारा खरीदी गई मूंगफली या सोयाबीन, कपड़ा मिल द्वारा खरीदा गया कपास माल कहा जाता है। नंबर 12 क्रय परचेज। व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु पुनः विक्रय करने हेतु खरीदता है क्रय कहलाता है। क्रय नगद या उधार हो सकता है। वस्तु खरीदते समय मूल्य का यदि भुगतान कर दिया जाए तो उसे नगद क्रय कहते हैं तथा क्रय मूल्य का भुगतान यदि भविष्य में किया जाना हो तो उसे उधार क्रय कहते हैं। नंबर 13 क्रय वापसी परचेज रिटर्न। यदि माल क्रय करने के बाद यह ज्ञात होता है कि क्रय किया गया माल पूरी तरह या आंशिक रूप से खराब होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से विक्रेता को वापस किया जाए तो उसे क्रय वापसी या परचेज रिटर्न कहते हैं। नंबर 14 विक्रय सेल्स। लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु की बिक्री विक्रय कहलाती है। विक्रय उधार या नगद हो सकता है। यदि माल के विक्रय पर नगद राशि प्राप्त हो तो उसे नगद विक्रय तथा भविष्य में राशि प्राप्त हो तो उसे उधार विक्रय कहते हैं। नंबर 15 विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न। विक्रय प्रत्याय आगत या अंतः प्रत्याय। यदि ग्राहक को बेचा गया संपूर्ण या आंशिक माल आदेश अनुसार न हो या खराब होने अथवा अन्य किसी कारण से ग्राहक द्वारा लौटाया जाए तो उसे विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न कहते हैं। नंबर 16 लागत कॉस्ट। किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए जो व्यय करना पड़ता है अथवा जिस धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ती है उसे उस वस्तु की लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु को प्राप्त करने अथवा कोई सेवा प्रदान करने में उस वस्तु या सेवा से संबंधित जो भी व्यय किया जाए उसे उस वस्तु या सेवा की लागत कहते हैं। नंबर 17 प्रमाणक वाउचर। किसी भी लेन देन के प्रमाण के रूप में प्राप्त प्रलेख प्रमाणक कहलाता है। जैसे नगद खरीद पर मिला कैश मेमो, उधार क्रय पर मिला क्रेडिट मेमो आदि। लेखांकन पुस्तकों में प्रत्येक व्यवहार का लेखांकन पर प्रमाणक के आधार पर किया जाता है और प्रमाणक व्यापारिक विवादों को निपटाने में सहायक होते हैं।
नंबर 18 है बट्टा, छूट, कटौती या उपहार, डिस्काउंट। व्यवसाय के ग्राहकों से प्राप्त राशि में की गई कमी बट्टा, छूट, कटौती, अपहार कहलाती है। यह कमी दो प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 है व्यापारिक बट्टा या कटौती, दूसरा है रोकड़ बट्टा या कटौती। नंबर 1 व्यापारिक बट्टा या कटौती, ट्रेड डिस्काउंट्स। ग्राहकों को माल के विक्रय पर माल के मूल्य में की गई कमी व्यापारिक बट्टा या कटौती कहलाती है। व्यापारिक कटौती नकद एवं उधार विक्रय दोनों पर ही प्रदान की जाती है। इसका लेखा पुस्तकों में उल्लेख नहीं किया जाता है। नंबर 2 रोकड़ कटौती, कैश डिस्काउंट। वस्तु विक्रय मूल्य का भुगतान निश्चित अवधि के होने पर क्रय मूल्य में प्रदान की गई छूट रोकड़ बट्टा या कटौती कहलाती है। रोकड़ बट्टा कटौती का उद्देश्य ग्राहकों को समय से पूर्व भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। अब हम जानते हैं व्यापारिक बट्टा, कटौती एवं रोकड़ बट्टा या कटौती में अंतर का आधार उद्देश्य। व्यापारिक बट्टा बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है, जबकि रोकड़ बट्टा ग्राहकों को से शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। मूल्य व्यापारिक बट्टा अंकित मूल्य पर प्रदान किया जाता है, जबकि रोकड़ बट्टा भुगतान की जाने वाली राशि पर प्रदान किया जाता है। नंबर 3 नगद एवं उधार। व्यापारिक बट्टा नगद एवं उधार दोनों प्रकार के व्यवहारों पर प्रदान किया जाता है, जबकि रोकड़ बट्टा नगद व्यवहार पर ही प्रदान किया जाता है। बीजक में उल्लेख इसे बीजक की रकम में से घटाकर दर्शाया जाता है, जबकि रोकड़ बट्टे को बीजक में नहीं दर्शाया जाता। प्राप्तकर्ता व्यापारिक बट्टा प्रत्येक क्रेता को दिया जाता है, जबकि रोकड़ बट्टा नगद बट्टा प्रत्येक ग्राहक को नहीं दिया जाता। राशि सामान्यतः व्यापारिक बट्टे की राशि अधिक होती है, जबकि व्यापारिक बट्टे की तुलना में रोकड़ बट्टे की राशि कम होती है। क्रम व्यापारिक बट्टे की गणना पहले की जाती है, रोकड़ बट्टा व्यापारिक बट्टे के पश्चात निकाला जाता है। एक साथ व्यापारिक बट्टे के साथ रोकड़ बट्टा भी प्रदान किया जा सकता है। रोकड़ बट्टे के साथ व्यापारिक बट्टे की प्राप्ति आवश्यक नहीं है। लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में नहीं की जाती, रोकड़ बट्टे की प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में की जाती है। परिस्थिति व्यापारिक बट्टा माल के क्रय के समय प्रदान किया जाता है, जबकि रोकड़ बट्टा नगद भुगतान के समय प्रदान किया जाता है। अब जानते हैं नंबर 19 स्कंद, स्टॉक, रहतिया। व्यापार में किसी भी समय बिना बिका माल जो गोदाम या दुकान में पड़ा हुआ है उसे स्कंद या रहतिया कहते हैं। सामान्यतः स्कंद 3 प्रकार का होता है: कच्चे माल का स्कंद, अर्धनिर्मित माल का स्कंद और निर्मित माल का स्कंद। नंबर 20 प्रारंभिक स्कंद, ओपनिंग स्टॉक। प्रारंभिक रहतिया वर्ष के प्रथम दिन का शेष माल प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। यानी वर्ष के शुरुआत में जो माल हमारे पास होता है उसको हम प्रारंभिक रहतिया या ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। नंबर 21 अंतिम स्कंद, क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। वर्ष के अंतिम दिन शेष माल अंतिम रहतिया या स्कंद कहलाता है। वर्ष की अंतिम तिथि पर जो बिना बिका हुआ माल हमारे पास रहता है उसको क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहतिया कहते हैं। नंबर 22 जीवित स्कंद, लाइव स्टॉक। व्यापार में संपत्ति की तरह प्रयुक्त पशु जैसे घोड़े, बैल आदि जीवित स्कंद कहलाते हैं, लाइव स्टॉक कहलाते हैं। मृत स्कंद, डेड स्टॉक। व्यापार के संचालन में प्रयोग की जाने वाली निर्जीव संपत्ति मृत स्कंद कहलाती है, जैसे भवन, मशीनरी, फर्नीचर, बाट, तराजू आदि। नंबर 24 देनदार, अधमण, पुस्तक ऋण, डेप्टर्स। वह व्यक्ति या संस्था जिसे व्यवसाय संबंधी राशि प्राप्त की जानी है, व्यवसायी के देनदार, अधमण
तब तक कहलाते हैं जब तक कि वह पूरी राशि का भुगतान नहीं कर देते। दूसरे शब्दों में एक निश्चित तिथि पर बकाया ऋण पुस्तक ऋण कहलाता है। जैसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में अशोक को 20,000 रुपये का माल बेचा गया तथा किशोर को 30,000 रुपये का माल उधार बेचा गया। यहाँ राशि के भुगतान से पूर्व अशोक और किशोर तथा कुल ऋण की राशि 50,000 रुपये होगी। नंबर 25, लेनदार, उत्तमण, साहूकार, ऋणदाता, दे ऋण। क्रेडिटर्स, वह व्यक्ति या संस्था जिसे व्यवसाय से संबंधित कोई राशि चुकाई जानी शेष है। राशि के भुगतान से पूर्व उस व्यवसाय के लेनदार उत्तमण कहलाते हैं। इन्हें साहूकार या ऋणदाता भी कहा जाता है तथा इन्हें राशि दे ऋण कहलाते हैं। नंबर 26, डूबत ऋण, अशुद्ध ऋण, अप्राप्य ऋण, बैड डेबिट्स। देनदार या अधमण से प्राप्त धन की वह राशि जो वसूल नहीं की जा सके अशुद्ध ऋण या डूबत ऋण कहलाता है। उदाहरण के लिए रमेश कुमार से 50,000 रुपये की राशि प्राप्त की जानी थी, किंतु न्यायालय ने उसे अपने दायित्व से मुक्त करते हुए दिवालिया घोषित कर दिया। उसकी संपत्ति से केवल रुपये 10,000 ही प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति में प्राप्त राशि में से 40,000 रुपये अशुद्ध ऋण माने जाएंगे, जो कि व्यवसाय के लिए हानि होती है। नंबर 27, पेशा, प्रोफेशन। पेशा में वे कार्य शामिल किए जाते हैं जिनके लिए विशेष ज्ञान व योग्यता का होना आवश्यक है, जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्राध्यापक आदि का कार्य पेशे में सम्मिलित किया जा सकता है। शोध्यक्षम में सॉल्वेंट, वह व्यक्ति जो व्यवसाय में अपने दायित्वों के भुगतान में पूर्णतः सक्षम हो, शोध्यक्षम कहलाता है। शोध्यक्षम व्यक्ति की संपत्तियां उसके दायित्व के बराबर या उससे अधिक होती हैं। दिवालिया, इंसॉल्वेंट। नंबर 29, वह व्यक्ति या व्यवसाय जो अपने ऋणों या दायित्वों के भुगतान में पूर्णतः अक्षम हो तथा न्यायालय द्वारा वित्तीय दृष्टिकोण से अक्षम घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया कहलाता है। दिवालिया व्यक्ति के दायित्व इसकी संपत्तियों से अधिक होते हैं। नंबर 30, प्रविष्टि या इंद्राज, एंट्री। व्यावसायिक व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में नियमबद्ध रूप से लिखना ही प्रविष्टि या इंद्राज कहलाता है। नंबर 31, विकलन, नाम, डेबिट। जब किसी खाते के बाएं पक्ष में प्रविष्टि की जाती है तो उसे विकलन, नाम या डेबिट करना कहा जाता है। डेबिट का अर्थ है उसके लिए दे, ड्यू फॉर दैट। लेखांकन में यह एक चिन्ह की भांति प्रयुक्त होता है जो उसके नियमों को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 32, समाकलन, जमा, क्रेडिट। जब किसी खाते के दाएं पक्ष में प्रविष्टि की जाती है तो उसे समाकलन, जमा करना या क्रेडिट करना कहा जाता है। क्रेडिट का अर्थ उसको दे, ड्यू टू दैट है। लेखांकन में एक चिन्ह की भांति प्रयुक्त होता है। नंबर 33, खाता या लेखा अकाउंट। किसी वस्तु या संपत्ति या व्यक्ति या आय से संबंधित एक निश्चित अवधि में हुए समस्त व्यवहारों को एक निश्चित स्थान पर नियमानुसार एवं तिथिवार संक्षिप्त विवरण खाता या लेखा कहलाता है। जैसे क्रय खाता, मशीन खाता, करीम का खाता, किराया खाता, ब्याज खाता आदि। नंबर 34, लेखा पुस्तकें, बुक ऑफ अकाउंट। जिन पुस्तकों या रजिस्टर में व्यापारी अपने समस्त व्यावसायिक व्यवहारों को अभिलिखित करता है उन्हें हिसाब किताब की पुस्तक या लेखा पुस्तक कहा जाता है। नंबर 35, वर्तन या कमीशन। माल के क्रय विक्रय अथवा किसी अन्य सहयोग के लिए एजेंट या प्रतिनिधि को दिया गया पारिश्रमिक वर्तन या कमीशन कहलाता है। कमीशन सामान्यतः एक निश्चित प्रतिशत के रूप में प्रदान किया जाता है, किंतु कभी कभी एक निश्चित राशि के रूप में भी दिया जा सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।